हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है। सो देयर विल बी ब्लड, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मूवी के पहले फ्रेम में हम 3 माउंटेन पीक्स देखते हैं। वाई 3 माउंटेन पीक्स? क्या ये मूवी नंबर 3 से ऑब्सेस्ड है क्योंकि इसमें 3 माउंटेन पीक्स है, 3 ऑयल डायरेक्ट्स, थर्ड रेवलेशन, 3 मेजर थीम्स, रिलीजन, कैपिटलिज्म, फैमिली। इस मूवी का पहला डायलॉग है देयर शी इज, जिसमें 3 वर्ड है और डैनियल इस डायलॉग को 3 बार रिपीट करता है। डैनियल इलाई की तरफ 3 बार बॉल इन बॉल्स फेंकता है और फिर वो 3 बॉल इन पिंस फेंकता है एंड इन दी एंड वो इलाई को उसी पिन से 3 बार मारता है। क्या चल रहा है? तो ओपनिंग सीक्वेंस हमें ऑलमोस्ट सब कुछ बता देता है डैनियल के बारे में, उसके डिटर्मिनेशन के बारे में, एम्बिशन के बारे में, डिजायर के बारे में। चाहे बारिश गिरे, ठंड हो, उसका पैर टूट जाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। और इस मूवी के ओपनिंग के 15 मिनट्स में ही हम बहुत ही ज्यादा लॉस, सक्सेस, डेथ, इंजरीज, ये सब कुछ देख लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट इस मूवी का 15 मिनट्स यही बता रहा है कि इस पूरे मूवी में क्या होने वाला है। इस मूवी की ओपनिंग को आप 2001 अ स्पेस ओडिसी के ओपनिंग से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे उस ओपनिंग में मोनोलिथ एक एवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ऑयल एक एवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो डैनियल एक माइनर था, फिर उसने ऑयल ड्रिल करना शुरू कर दिया। एचडब्ल्यू का रियल फादर, उसका बायोलॉजिकल फादर, उसके फोरहेड पर ऑयल लगा देता है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से तिलक कर देता है। क्रिश्चियनिटी में आप इससे बैप्टिज्म कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मूवी में ऑयल पानी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑयल हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है अमेरिकन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आज की डेट में भी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका में ही होता है। सबसे पहले डैनियल के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डैनियल डेविल है या डीमन है, तो फिर आप इस मूवी को समझ नहीं पाए हो। आपको फिर से देखनी चाहिए मूवी। डैनियल शुरुआत में काम कर रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा वर्कर्स है, लेकिन फिर भी वो अंडरग्राउंड काम कर रहा है और उसने एचडब्ल्यू को अडॉप्ट भी कर लिया है। तो हमें पता चल रहा है कि वो एथिकल तो है, कुछ अच्छे मोरल्स तो है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पैसा कमाने लगता है, लोगों की प्रॉपर्टी लीज पर लेने लगता है और जिस तरह से वो पिच करता है, उसकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप कह सकते हैं कि वो एक मैनिपुलेटर है। तो डैनियल की एक्चुअली 2 साइड्स है। सबसे पहला तो उसे अपना बिजनेस एम्पायर बड़ा करना है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है। I have a competition in me. I want no one else to succeed. एंड सेकेंड, उसे एक फैमिली चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए, एक ट्रस्ट वर्दी कंपेनियन। I can't keep doing this on my own. जो कि इस मूवी में है उसका अडॉप्टेड सन एचडब्ल्यू और उसका फेक ब्रदर हेनरी। तो अगर आप सोच रहे हो कि वो एचडब्ल्यू का यूज सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहा है, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में एचडब्ल्यू और डैनियल के काफी ज्यादा अच्छे बॉन्डिंग मोमेंट्स थे। डैनियल का कैरेक्टर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि वो एचडब्ल्यू के बारे में बहुत केयर करता है, फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसका साउंड चला जाता है, उसे सुनाई देना बंद हो जाता है, तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है टुवर्ड्स एचडब्ल्यू। फिर जैसे ही हेनरी आ जाता है, तो आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ भूल जाता है एचडब्ल्यू को। और फिर जब एचडब्ल्यू हेनरी को मारने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो वो जेलस नहीं है, उसने उसकी डायरी पढ़ ली, इसीलिए उसे मारने की कोशिश करता है। तो इस इंसिडेंट के बाद वो एचडब्ल्यू को बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब उसे एचडब्ल्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उसे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो यहाँ पर अपने इमोशंस क्यों छुपा रहा है? उसकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? अगर ध्यान से देखोगे, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ टीयर। और उसके बाद वो हेनरी के साथ एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड शेयर करने लगता है। पूरी मूवी में डैनियल के बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हैप्पी मोमेंट्स हेनरी और एचडब्ल्यू के साथ ही है। और फिर वो हेनरी को मार देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हेनरी ने उसका चूतिया काट दिया था, जो कि हमें इस सीन से पता चल रहा है। क्योंकि हेनरी यहाँ पर डार्क में बैठा है, काइंड ऑफ फोरशैडोइंग कि वो झूठ बोल रहा है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। हेनरी के मरते ही डैनियल को फिर से एचडब्ल्यू की याद आ जाती है। फास्ट फॉरवर्ड और उसके कुछ साल बाद एचडब्ल्यू को अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। तो डैनियल कहता है फिर तो तू मेरा कंपेटिटर बन जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इतने सालों से हेट्रेड डेवलप कर रहा था टुवर्ड्स एचडब्ल्यू? अगर वो सही में एचडब्ल्यू को हेट करता है, तो फिर इस फ्लैशबैक सीन का क्या मतलब है? इस फ्लैशबैक सीन में आप देखोगे डैनियल ऑयल डायरेक्ट की तरफ चल रहा है और एचडब्ल्यू को पीछे छोड़ देता है। तो ये फ्लैशबैक काइंड ऑफ पूरी मूवी डिफाइन कर रहा है कि क्या होने वाला है। आग वाले सीन में भी ऐसा ही होता है, एचडब्ल्यू इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी डैनियल उसे छोड़कर चला जाता है। डैनियल को पसंद नहीं आता जब कोई उसके फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोल दे या फिर उसके बारे में कुछ बोल दे, वो सीधा डेथ थ्रेट दे देता है। सो नेक्स्ट टाइम आप डैनियल को साइकोपैथ या सोशियोपैथ कहोगे, तो एक बार सोच लेना। सोशियोपैथ मतलब जिससे सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता। क्या डैनियल को देखकर लगता है कि उसे सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता? जस्ट बिकॉज उसने ये कह दिया दैट आई हेट मोस्ट पीपल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकोपैथ है। I hate most people. I look at people and I see nothing worth liking. I see the worst in people, Henry.
built up my hatreds over the years, little by little. वो इलाई और हेनरी को तब तक नहीं मारता जब तक वो लोग अपनी इनसिंसियरिटी एक्सेप्ट नहीं कर लेते। इनडायरेक्टली डैनियल इज अ कैरेक्टर विद मेनी फेसेस एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स एवर रिटन इन सिनेमा हिस्ट्री। अब सवाल ये है कि अगर डैनियल इतना ज्यादा डेस्परेट है फैमिली के लिए तो फिर वो अपने बिजनेस एम्पायर को प्रायोरिटी क्यों देता है? क्योंकि जैसे ही बिजनेस की बात आती है डैनियल की इविल साइड भी बाहर आ जाती है। तो ये हम स्टोरी लाइन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो पॉल आया है डैनियल के पास, उसे ऑफर कर रहा है एक लैंड चीप प्राइस में जहां पर ऑयल मिल सकता है। तो डैनियल और एचडब्ल्यू संडे रैंच पर चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ऑयल है। तो डैनियल डिसाइड करता है कि संडे फैमिली से इस लैंड को खरीद लेंगे और उसे लगता है कि उन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर ऑयल है। तो वो डिनर टेबल पर पिच करता है कि मुझे तुम्हारी लैंड चाहिए। तो नोटिस करो यहाँ पर डैनियल और एबल के हाथ टेबल पर है और इलाई के हाथ टेबल पर नहीं है। और जैसे ही इलाई बात करना शुरू कर देता है उसके हाथ भी टेबल पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से वो जो कुछ भी कहेगा वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद वो लोग ऑयल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ऑयल के बारे में बात करते हैं एबल फ्रेम से कट हो जाता है क्योंकि एबल को नहीं पता था कि यहाँ पर ऑयल है। और जैसे ही कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी इंटेंस हो जाती है, पैसों पर बात आ जाती है, तो अब हमें क्लोजअप्स दिखाए जा रहे हैं डैनियल और इलाई के। ऐसा समझो कि उस डिनर टेबल पे सिर्फ डैनियल और इलाई ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इस मूवी का एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है बिटवीन डैनियल एंड इलाई, विच इज द हाईलाइट ऑफ द मूवी। और एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड रिलीजन। ऑब्वियसली डैनियल कैपिटलिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है और इलाई रिलीजन। और फिर कुछ सीन्स के बाद हम देखते हैं डैनियल बॉस्टन के लोगों से बात कर रहा है और वो बात कर रहा है अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, लग्जरी। बट द फैक्ट इज कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस लैंड चाहिए जहाँ से वो ऑयल ड्रिल कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बिजनेसमैन है, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है। और इसी वक्त इलाई भी उससे पूछता है विल द न्यू रोड लीड टू द चर्च। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो दो कैरेक्टर है डैनियल और इलाई बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। बस दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। और अगर आप सिटीजन्स को देखोगे वो भी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी काफी ज्यादा सैड और स्लो पेस्ड है। तो हमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ से चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है डैनियल और इलाई दोनों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इलाई अपने सपोर्टर्स के साथ चल रहा है। डैनियल उसे देखता है और उसका हेट्रेड और बढ़ जाता है टूवर्ड्स इलाई, क्योंकि डैनियल को इलाई का फॉर्चून पसंद नहीं आता। डैनियल सोचता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है, इतना खून पसीना बहा दिया। एंड देन देयर इज इलाई जो बस लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा चर्च ज्वाइन कर लो, और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इलाई भी एक मैनिपुलेटर ही है। और डैनियल और इलाई दोनों ही इस मूवी में वेल्थ और पावर के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इलाई डैनियल की तरफ चल रहा है, मतलब डैनियल अपनी इस छोटी सी हट जैसी चीज में बैठा है, वहां पर जा रहा है इलाई। तो एक क्लाउड सन के नीचे से पास होता है जिससे अंधेरा हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें डैनियल की हाइट तक पहुंचना है, डैनियल ने जो अचीव किया है अपने लाइफ में वहां तक पहुंचना है, तो इट इज थ्रू डार्कनेस, हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस। क्योंकि शुरुआत में ही उसकी टांग टूट जाती है और फिर पूरे मूवी में वो ये बर्डन कैरी करता है। एचडब्ल्यू का रियल फादर भी इसी बिजनेस में ही उसकी डेथ हो जाती है। आगे भी संडे रैंच में भी एक बंदे की डेथ हो जाती है। तो सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट्स डार्कनेस। फिर सीन कट हो जाता है, इलाई जाता है डैनियल के पास। तो यहाँ पे इलाई और पॉल के बीच में डिफरेंस देखो। पॉल जाता है, बैठने की परमिशन लेता है और उसे लैंड ऑफर करता है। इलाई को देखो, वो कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करता है, बिना परमिशन लिए बैठ जाता है और कहता है आई विल ब्लेस द वॉल। मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो उसे बता रहा है दैट आई विल ब्लेस द वॉल। लेकिन ऑब्वियसली डैनियल उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देता है ब्लेस करने की, क्योंकि उसे ही पता है कि अगर उसने वेल को ब्लेस कर दिया तो फिर उसे और एक बहाना मिल जाएगा लोगों को कहने का कि देखो मैंने वेल ब्लेस की और ऑयल प्रोड्यूस होने लगा, और लोग उसे फॉलो करने लगेंगे। तो इस तरह का बैक एंड फोर्थ चल रहा है दोनों के बीच में पूरी मूवी में। उसके बाद एक बंदे की डेथ हो जाती है। तो डैनियल जाता है इलाई के सरमन में, जहाँ पर इलाई एक लेडी की बॉडी में से डेविल को आउटकास्ट कर रहा है। जैसे ही वो डेविल को बाहर निकाल देता है, कैमरा कट होता है और हम डैनियल को देखते हैं। मतलब डेविल अभी तक बाहर नहीं निकला है, वो तुम्हारे सरमन के अंदर ही है। और डैनियल आप देखोगे इस सरमन में बैठता नहीं है, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि वो इस रिलीजियस स्टफ में विश्वास नहीं करता है। उसके बाद वो डायरेक्ट फायर वाला पूरा सीन होता है जिसमें एचडब्ल्यू का साउंड चला जाता है। तो इस सीन में डैनियल को पता चल जाता है कि ये आसान नहीं है, सैक्रिफाइस तो देना पड़ेगा। इसलिए उसका लस्ट
फॉर ऑयल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इलाई आता है डैनियल के पास पैसे मांगने के लिए। एक तो इलाई की टाइमिंग इतनी खराब है ना पैसे मांगने की, अभी अभी एचडब्ल्यू का पूरा इंसिडेंट हुआ है और वो पैसे मांगने आया है। एंड में भी जब एचडब्ल्यू डैनियल को छोड़कर चला जाता है वो तभी पैसे मांगने आ जाता है। रिजल्ट ये होता है कि इलाई को बैप्टाइज किया जाता है कीचड़ के अंदर। तो इस सीन के बाद हमें पता चल जाता है कि इलाई भी कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि वो अपना ह्यूमिलिएशन, उसकी जो बेइज्जती हुई है उसका ब्लेम अपने फादर पर डाल देता है और अपने फादर पर अटैक कर देता है। आयरनी देख रहे हो, एक तरफ डैनियल है जो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है फैमिली के लिए, और दूसरी तरफ इलाई जिसके पास फैमिली है एंड ही डजंट केयर। एक बहुत ही फेमस लाइन है जो इस मूवी को काफी अच्छे से डिफाइन करती है। फॉर डैनियल बिजनेस वाज हिज रिलीजन, फॉर इलाई रिलीजन वाज हिज बिजनेस। फिर हेनरी आ जाता है और हम देखते हैं कि डैनियल हेनरी के साथ काफी ज्यादा क्लोज मूवमेंट शेयर करता है। फिर वो हेनरी को मार देता है। तो अब उसका हेट्रेड टुवर्ड्स पीपल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बंदा जिसे उसने कंप्लीटली ट्रस्ट किया था उसने भी उसे बिट्रे कर दिया है। और इस सीन के बाद आता है बैप्टिज्म सीन। तो हम बैप्टिज्म और इस मूवी का जो एंड सीन है इन दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये दो सीन का पैरेलल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये दोनों ही सीन में जो एक्टिंग है, सम ऑफ द बेस्ट एक्टिंग्स दैट यू विल एवर सी। तो पहले डैनियल के बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इलाई कहता है डैनियल को नील डाउन करने के लिए। तो ये पहली और आखिरी बार है जब इलाई के पास अपर हैंड है ओवर डैनियल। और हम देखते हैं डैनियल के पीछे एक बड़ा सा क्रॉस है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डैनियल जो इन सब रिलीजियस चीजों में विश्वास नहीं रखता है उसे भी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नील करना पड़ेगा। और फिर इलाई अपना रिवेंज ले लेता है जो डैनियल ने उसके साथ किया था। और डैनियल एक तरह से एंजॉय कर रहा है इस बैप्टिज्म को, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद तो पाइपलाइन लग जाएगी, पैसा ही पैसा। तो उसके लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन ही है। तो इस बैप्टिज्म के एंड में हम देखते हैं डैनियल इलाई के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। अब उसने कुछ अच्छा तो कहा नहीं है, क्योंकि इलाई के एक्सप्रेशन देखकर लग नहीं रहा है कि उसने कुछ अच्छा कहा है। क्या कहा है वो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कहा है आई वुड ईट यू अप, या फिर उसने टाइटल के बारे में कुछ कहा होगा दैट डोंट वरी देयर विल बी मोर ब्लड और देयर विल बी ब्लड, ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है? उसके बाद इस मूवी का एंड सीन जहाँ पर डैनियल सो रहा है। याद करो पहले बैप्टिज्म सीन के पहले भी डैनियल सो रहा था। बैंडी की वजह से डैनियल को इलाई के पास जाना पड़ा था बैप्टिज्म करवाने, और यहाँ पर भी बैंडी की वजह से ही इलाई को डैनियल के पास आना पड़ा है। इलाई के आने का एक और रीजन ये है क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट सारे डूब गए हैं। याद करो इट इज 1927 और 1929 से द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है। तो देयर विल बी ब्लड का एंड द ग्रेट डिप्रेशन का स्टेज सेट कर रहा है। और फिर डैनियल ऑब्वियसली उससे वही करवाता है जो इलाई ने उससे करवाया था। उसे जोर जोर से बुलवाता है आई एम अ फॉल्स प्रॉफिट, गॉड इज अ सुपरस्टिशन। फिर यहाँ पर आप अटेंशन करो, डैनियल उससे कहता है यू कैन सिट डाउन अगेन, ताकि वो खड़ा हो जाए जैसा पहले बैप्टिज्म सीन में हुआ था। पहले मतलब डैनियल के बैप्टिज्म सीन में। उसके बाद वो मिल्क शेक वाली लाइन है। ऑब्वियसली मिल्क शेक वाली लाइन मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स ऑयल। फिर डैनियल ये भी कहता है आई एम द थर्ड रेवलेशन, मतलब ही इज द वन गॉड हैज चोजन, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्टर है, केपेबल है देन इलाई। उसके बाद वो इलाई को मार देता है विच symbolizes how capitalism takes over religion। नोटिस वो किस तरह से बोलिंग पिन मार रहा है इलाई को। ये आपको ओपनिंग सीन की याद दिलाएगा जहाँ पर वो खुदाई कर रहा है। डिफरेंसेस की ओपनिंग सीन में उसके हाथ में एक हैमर जैसी चीज थी और यहाँ पर उसके हाथ में एक बोलिंग पिन है। तो यहाँ पर डैनियल डिग कर रहा है फॉर ब्लड, क्योंकि ऑयल तो उसने सारा ड्रिल कर लिया है और ऑयल और ब्लड दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस मूवी में। तो आप देखो ये मूवी सर्कल्स में ही घूम रही है। और फिर एंड में डैनियल कहता है आई एम फिनिश्ड। अब इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स है कि वो आई एम फिनिश क्यों कहता है। फर्स्टली तो ये है कि अब उसके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। एक लास्ट इलाई बचा था, उसे भी उसने मार दिया, इसलिए आई एम फिनिश। और यू कैन से कि अब उसने इलाई से अपना रिवेंज ले लिया है, इसलिए आई एम फिनिश्ड। या फिर उसने अपनी स्टेक खत्म कर लिए, मतलब खा लिए, इसलिए आई एम फिनिश्ड। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थियरी मैंने पढ़ी थी, ये सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि आप नोटिस करो कि डैनियल उसकी विस्की की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है। पूरी मूवी में देखा गया हमने डैनियल को पानी पीते हुए नहीं, और यहाँ पर वो पानी पी रहा है क्योंकि वो हाइड्रेटेड रहना चाह रहा है, वो स्टेक खा रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहा है इलाई को मारने की। और फिर जब उसका सर्वेंट आता है, उसका वैले आता है, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अरे भाई थोड़े से एक्सप्रेशन दे दे, तेरे सामने डेड बॉडी पड़ी है, खून है,
लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जितना ज्यादा सोच रहा हूँ मैं उतना ज्यादा ये थियरी मुझे बिलीवेबल लग रही है। ऑयल हमेशा जमीन के नीचे मिलता है और माइथोलॉजीज कहती है कि हेवन हमेशा आसमान में होता है और हेल जमीन के नीचे होता है। और डैनियल इस पूरी मूवी में डिगिंग कर रहा है विच रिप्रेजेंट्स दैट ही इज विलिंगली सर्चिंग फॉर हेल। सर डैनियल डे लुइस जिन्होंने डैनियल प्लेन्यू का कैरेक्टर प्ले किया है वो उसे एक पिरामिड और फेरो से कंपेयर करते हैं कि एक इजिप्शियन किंग जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देता है पिरामिड बनाने के लिए, लेकिन इन दी एंड वो पिरामिड एज अ टूम्ब एक्ट करता है। सो दैट्स इट। If you like this video, if you find something informative about the movie, consider hitting the subscribe button. Follow me on Instagram and I'll see you in the next one. Bye. लौंडे चले ज़्यादा तेज तो क्या अपन हवा में तेरे उड़े फोन चले एरोप्लेन यानी नो कॉल बहती हवा में बहे पीछे पैसे के और होते पे